संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत, 30 लापता। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया हवाई सर्वेक्षण। केरल और तमिलनाडु में भी मूसलाधार बारिश से बेहाल लोग। लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। इंदौर को सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। कहा, देश की सोच में बदलाव आना ही स्वच्छ भारत अभियान की सफलता। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 115 करोड़ 79 लाख के पार। ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में कोविड के नए मामलों में इजाफा। लॉकडाउन समेत जरूरी एहतियाती कदमों का ऐलान। अमेरिका में सभी नागरिकों को बूस्टर डोज की मिली इजाजत। अमेरिका में हाल के वर्षों का सबसे महंगा विधेयक पारित कर स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आवास समेत दूसरी नीतियों को तय करने वाला 2000 अरब डॉलर के विधेयक को प्रतिनिधि सभा ने दी मंजूरी। 213 के मुकाबले 220 मतों से विधेयक पारित। और गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं से मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़कर 20 हो गई है। वहीं कडप्पा और चित्तूर जिलों में भीषण बाढ़ के कारण अब भी कई लोग लापता हैं। अनंतपुरामु जिले के कादरी शहर में मकान ढहने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान में लगे अधिकारियों के मुताबिक मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। नेल्लोर जिला भी काफी प्रभावित हुआ है। वहां पेन्नार नदी में बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। एसपीएस नेल्लोर जिले में हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। जिलों में बचाव और राहत अभियानों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कडप्पा, अनंतपुरामु और चित्तूर जिलों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। सरकार ने बाढ़ में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और इससे पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की है और उन्हें हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से केरल और तमिलनाडु में भी लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सबरीमाला यात्रा को स्थगित कर दिया है। पंबा नदी के उफान पर होने के कारण पंबा डैम का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। जलाशय में जलस्तर बढ़ने पर पंबा बांध पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके नजदीक कक्की जलाशय में भी पानी छोड़ा जा रहा है। और इधर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में राज्य के 37 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 39.91 मिलीमीटर बारिश तिरुपत्तूर जिले में हुई। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में इस बार सामान्य से 68% ज्यादा बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों और 300 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है। सलेम के मित्तूर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। ये बांध कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित जिलों की पानी की जरूरत को पूरा करता है। विल्लुपुरम में थेन पेन्नाई नदी और कांचीपुरम में पलार में पानी उफान पर है। थेन पेन्नाई नदी के उफान पर होने के कारण विल्लुपुरम में 18,500 हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जिले में करीब 10,000 लोग 220 राहत शिविरों में रह रहे हैं।
और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के होने की खबर मिलने पर कुलगाम जिले के आशमुजी इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां चलाई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। कुलगाम पुलिस और सेना ने मुठभेड़ स्थल से 60 लोगों समेत स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर किसी देश ने उसकी 1 इंच जमीन भी हड़पने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन दोनों को चेतावनी दी है कि वे किसी भ्रम में न रहें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया है और उसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए कड़ा संदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री ने चीन को भी आगाह किया है। भारत तो बराबर चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिनके समझ में बात नहीं आती कि पड़ोसी के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। दुनिया का आदि कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर के दौरे पर हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कोशिश होती है कि किसी भी स्थिति में संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और देश के सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि इस बार का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद का ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेरी अपेक्षा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और प्रेरणादायक चर्चा भी हो और जो अच्छे जनप्रतिनिधियों ने काम किए अपने अपने क्षेत्र के अंदर, उन जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों की भी चर्चा हो ताकि अन्य जनप्रतिनिधि प्रेरणा ले सके। हम सभी दलों से चर्चा करेंगे, एक सार्थक और सकारात्मक चर्चा कराने की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी मुकदमों को वापस लेने, बिजली विधेयक 2020 और वायु गुणवत्ता अध्यादेश को वापस लेने समेत कई मुद्दे अभी भी लंबित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार बाकी मुद्दों को हल करने के लिए बैठक बुलाएगी। किसान नेताओं ने यह साफ किया है कि 22, 26 और 29 नवंबर को तय कार्यक्रम जारी रहेंगे। 22 का, 26 का और 29 का लखनऊ जो रैली है वो जोर शोर से होगी। 26 की गैदरिंग मोर्चों पर जोर शोर से होगी। पूरे देश में 26 को मनाया जाएगा 1 साल पूरा और 29 को हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो रहेगा ऐसी जैसे था। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। वहीं सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता पुरस्कार विजेता शहरों को ये अच्छी प्रथाओं और चलन को अपनाने की बात कहते हुए स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को देश की सोच में बदलाव आना बताया। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है।
ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हुए हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 35 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र तथा लगभग सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। समुचित व पर्याप्त वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों को वाटर प्लस प्रमाणित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। और इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,320 शहरों नगरों को शामिल किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। साल 2016 में इस कदम की शुरुआत पर सिर्फ 73 प्रमुख शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। तीसरी बार सबसे साफ राज्य का दर्जा मिलने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका श्रेय राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को दिया है। एक शहर की बात या एक मोहल्ले की बात है या नगर पालिका नगर निगम की बात नहीं है, पूरे प्रदेश को मेंटेन करके रखना। और तीसरी बार निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में हैं। वो करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता का बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर सवाल उठाया है। बुलेटिन में यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. इस बार भारत की झोली में ओलंपिक का पहला पदक नॉर्थ ईस्ट से ही आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के इलाकों से खेल प्रतिभा को उभारने की बात कही है। सिलचर आसाम के इन उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों का सपना है कि एक दिन इंडियन नेशनल हॉकी टीम का हिस्सा बने और भारत के लिए खेले। ये सपना कैसे साकार होगा, सुनेंगे इनकी ही जुबानी। देखिए न्यू इंडिया डिबेट। Let's talk about heart disease in Indians. What is it that pushes Indians towards heart disease? And we're all reading news about young Indians getting affected by heart disease. 1 in 6 patients comes with a heart problem has age less than 40 years. And this is a combination of multiple risk factors that have happened. We in India are getting heart attacks 10 years earlier than the West. Let's not think that just because we are Indian, we have a higher risk of heart disease. So we can control most of it, and we should. Exercising daily and losing weight decreases the risk of heart attack immediately. पंद्रह नवंबर को अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता की अलग जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हो गई है। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके बदौलत आज जनजातीय समाज का एक पूरे देश में जो जगह पहले ही मिलना चाहिए था, वो आज जाकर के 70 साल के बाद मिला। जनजातीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काफी लंबे समय से एक सुप्त कराह थी कि हमें कोई समझता नहीं है। कला और संस्कृति मूलतः जिस रूट से हमारे पास आ रही है वो जनजातीय समाज ही है। बहुत गौरव की बात है पूरे देश के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तरह के विषय को भी सामने लेके आ रहे हैं। To the young people of India, what are the 3 tips you'd like to give? Don't be obsessed with this whole thing of getting rich quick.
everything is going to go right from day one is not going to happen. When you're building a business around something that you love, you can give it a lot more than. Started Nykaa when I was 48. So one message clearly is that age is no bar. Please go ahead and have a second career and don't hesitate. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों की अहम खबरों पर। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। रविवार को नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ओडिशा में बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संजीव कुमार साहू ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीर महांती की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंडोलकर ने पार्टी से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। वो इससे पहले बीजेपी से विधायक थे और 2020 में जीएफपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में झनकैया मेले और सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ किया। मेले में पर्याप्त स्वयंसेवक और पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य बाल नीति 2021 जारी की है। इसका उद्देश्य पोषण और शिक्षा समेत बच्चों के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करना है। चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 11 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 140 कैडेट पास आउट हुए। इसमें 16 पुरुष और 9 महिला विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। आईएनएस विशाखापत्तनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कल इसमें सुधार की उम्मीद है। सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 377 दर्ज किया गया। शुक्रवार को ये आंकड़ा 370 था। असम के गुवाहाटी समेत राज्यों के कई हिस्सों में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कामरूप जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए हर सप्ताह पटनीटाप की खूबसूरत घाटियों में शीतकालीन कार्निवाल आयोजित करने का फैसला लिया गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत दिसंबर और जनवरी में कार्यक्रम करने का फैसला किया गया। ठंड की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस बाग में 4 स्तर पर उद्यान बने हैं और इसमें जलधारा बहती है। इसे जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के लिए बनवाया था। देश भर में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय ने सभी संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। इन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार सुबह कोहरे की घनी चादर छाई रही। बर्फबारी की वजह से यहां के सभी इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया। श्रीनगर में
कल मौसम की सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए पहले ही बंद किए जा चुके हैं। 4 धाम मंदिरों के कपाट हर साल नवंबर महीने में बंद कर दिए जाते हैं। इस साल 5 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की। और अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 116 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 51 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई हैं। वहीं कोविड मामलों, जांच और संक्रमण दर में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुडुचेरी और लद्दाख को पत्र लिखकर उनसे प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई को कहा है, जिससे स्थिति को काबू में किया जा सके। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सरकारों को कोविड-19 के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात की समीक्षा करने और जांच बढ़ाने के लिए कहा था। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक दैनिक नए मामले दर्ज हुए, जबकि बीते एक दिन में 11,787 मरीज स्वस्थ हुए। कोविड से ठीक होने की जो दर है वो 98.29% है। यूरोप महाद्वीप के कई देशों में रिकॉर्ड स्तर पर कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। करीब 2 साल की पाबंदियों और टीकाकरण के बावजूद यहां संक्रमण की जो रफ्तार है वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद एक बार फिर से कई देश पाबंदियां और लॉकडाउन लगाना शुरू कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया पश्चिमी यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पूर्ण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाया है। जर्मनी पिछले कई दिन से 50,000 से अधिक केस वहां पे आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जर्मनी में 53,000 से अधिक मामले आए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अब कदम उठाने का वक्त है। ब्रिटेन में भी 43,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। रूस 37,000 से अधिक वहां पर मामले सामने आए हैं। वहीं नीदरलैंड और पोलैंड में 23,000 से अधिक नए कोविड केस पाए गए। नीदरलैंड ने पिछले हफ्ते ही 3 सप्ताह का आंशिक कोविड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रिया ने सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। साथ ही सभी के लिए टीकाकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। इटली में भी पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक कोविड केस सामने आए हैं। वहीं यूनान में टीकाकरण नहीं करवाने वाले लोग अब बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, संग्रहालय और जिम नहीं जा सकेंगे। स्लोवाकिया ने गैर जरूरी सामान की सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल में उन लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लगे हैं। वहीं चेक गणराज्य में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 22,000 से अधिक मामले सामने आए। उधर अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है। इससे पहले केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही बूस्टर डोज लगाने की अनुमति थी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 2000 अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को मंजूरी दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी। मतभेदों के कारण महीनों से इस विधेयक पर गतिरोध चल रहा था। सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी है। अब ये विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे। ये विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है। इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुनः निर्धारित किया गया है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन नियमित कोलोनोस्कोपी जांच कराने के लिए वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर गए और कुछ समय के लिए उन्होंने सत्ता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपी। ऐसे में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका की ऐसी पहली महिला बन गई जिन्हें कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई। 57 वर्षीय हैरिस को 85 मिनट के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई थीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक डेमोक्रेट नेता बाइडेन ने संसद के नेताओं को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:10 पर शक्तियों के हस्तांतरण के बारे में सूचित किया और फिर वापस
11:35 पर उन्होंने शक्तियों को वापस लिया। बाइडेन के डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बयान जारी किया और कहा कि बाइडेन अब स्वस्थ हो चुके हैं और कार्यभार को संभालने में सक्षम हैं। और भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो गया है। इस रंगारंग उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्तियां और गणमान्य लोग शामिल हुए। पहली बार इस फेस्टिवल में OTT प्लेटफॉर्म भी शामिल किए गए हैं। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 प्रतिभाशाली युवा और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साल 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान रोजाबोस को दिया जाएगा। और अब खेल की खबर। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज जीत ली है। रांची में खेला गया दूसरा मैच जीतने के बाद ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया ने रांची में दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दी। 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। रविवार को खेले जाने वाले इस आखिरी मैच में रिजर्व खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की उम्मीद है। जयपुर और रांची में मैच जीतने के बाद टीम इंडिया की कोशिश होगी कि कोलकाता के ईडन गार्डन मैच को जीतकर श्रृंखला को क्लीन स्वीप कर अपने नाम करे। तमाम अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नेपाल के डांस ड्रामा फेस्टिवल की इन खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस बार